हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। इसके पहले जैसा कि आप प्ले लिस्ट में देख रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जिससे आप सब भी कर सकते हैं, उसका प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। चैप्टर किसका दिया हुआ है? चैप्टर 2 का भी दिया हुआ है। ये हम लोग किसको करने जा रहे हैं? तो बोल सर चैप्टर, ये तो लग रहा है देखने में क्या है? बोल चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 है, कह रहा का चीज पहला क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 का हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में कहते हैं, और सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे प्रश्न को करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या फर्स्ट का रहा, हिंदी चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो बोल सर कौन से देश आते हैं? हम के हिंद चीन में आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओसा। तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओसा, तो कौन होगा आंसर जी? बोल सर प्रश्न संख्या 1 का आंसर स होगा। स मतलब सी, आ मतलब ए, बी मतलब ब, स मतलब सी और ड मतलब डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओसा। तो हिंदी चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, चीन, वियतनाम आते हैं। उसी प्रकार हम लोग आगे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या कितना चल रहे हैं? 2 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा? अंकोर वाटा का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन बाटा? अंकोर वाटा का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, सी लाओसा, डी कंबोडिया। तो सर बताइए कहाँ स्थित है? हम कि आप पढ़े हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बता दीजिए। बोल सर हम तो जान रहे हैं कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, यानी डी कंबोडिया। प्रश्न संख्या 3, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए इंग्लैंड, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो प्रश्न संख्या ए, बी, सी, डी का आंसर क्या होगा जी? तो सर बता दीजिए क्या होगा। हम कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे कौन थे? पुर्तगाल थे। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, कौन जी कहे जाते हैं? फ्रांसीसी कहा जाता है, शासक वर्ग कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है, या जनरल कहा जाता है? तो सर हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर प्रश्न संख्या 4 का आंसर सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ? 5 की ओर चलते हैं। हम लोग क्लास 10th का इतिहास की दुनिया भाग 2 का क्या कर रहे हैं? प्रश्न चैप्टर काउंटर चैप्टर किसका? 3 का। कौची 3 है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन के क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं, सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? ए वियतनाम, बी लाओसा, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? बोल सर कंबोडिया होगा। तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 6 में करा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए हिंद चीन ने, बी फांग बोई चाउ ने, सी कुआंग ने, डी त्रियू ने। तो किसने लिखी है? तो सर प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो गया जी? तो सर प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो गया बी। तो हिंद चीन किसने लिखा है? तो हिंद चीन फान बो चाउ ने लिखा है। उसी प्रकार कौन प्रकार? उसी प्रकार प्रश्न संख्या कौन? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम से होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए जेनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर हनोई समझौता माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं, करा कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम
युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन नंबर ए रसेल ने, बी हो ची मिन्ह ने, सी नरोत्तम सिहानुक ने, डी रूसो ने। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा? बोल सर प्रश्न संख्या 8 का आंसर ए होगा। रसेल ने जो क्या किया था, वियतनाम युद्ध को लगाकर दोषी करार ठहरा दिया था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ की ओर? तो प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। देखते प्रश्न संख्या 9 में क्या करा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंद चीन में अंतिम समाप्त हो रहा था, हिंद चीन की युद्ध होता था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, डी रूजवेल्ट। तो बोल कौन थे? तो बोल सर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। प्रश्न संख्या 10, हो आंदोलन किस प्रकृति का था? कौन आंदोलन? हो आंदोलन किस प्रकृति का था? ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी साम्राज्यवादी समर्थन, और डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो प्रश्न संख्या क्या है? 10 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 10 का आंसर डी होगा, क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। चलते हम लोग आगे है। फिल इन दी ब्लैंक, रिक्त स्थानों को भरे। कौन स्थानों को भरे? तो बोल सर रिक्त स्थानों को भरे। करा ए में 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने ... का निर्माण करवाया था। तो 12वीं शताब्दी में किसका राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस चीज का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो सर यहाँ भराएगा उसने निर्माण कराया था अंकोर वाटा मंदिर। कौन बाट? अंकोर वाट मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था जी? निर्माण। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 2 समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। किस समझौता ने 2 हिस्सों को पूरे वियतनाम को बांट दिया? तो बोल सर हम कहें हाँ। तो बोलिए यहाँ अगर लिख दीजिएगा कौची जनेवा। कौन नेवा? जनेवा समझौता। समझौता ने पूरे वियतनाम को क्या कर दिया था? बांट दिया गया था। हुआ था कभी 17वीं शताब्दी में हुआ था। जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को क्या कर दिया था? 2 भागों में बांट दिया था। प्रश्न संख्या 3, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम ... था। तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो बोल सर हम के हाँ हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वोक था। क्या नाम था जी? न्यूगन आई क्वोक था। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या कितना? 4, दिए वियन फू के युद्ध में ... बुरी तरह हार गया। दिएन बियन फू के युद्ध में बुरी तरह से कौन हार गया? तो बोल सर दिएन बियन फू के युद्ध में फ्रांस। कौची? फ्रांस जो था क्या से हार गया? बुरी तरह से हार गया। प्रश्न संख्या 5, अनामी दल का संस्थापक ... था। तो अनामी दल का संस्थापक क्या था? क्या था जी? बोल सर अनामी दल का संस्थापक जोगयुन आई था। कौन आई था जी? जोगेन आई था। अनामी दल का संस्थापक क्या था? जोनगुएन आई था। तो प्रश्न संख्या 11 ऑप्शन नंबर कितना? 11 के 5 का हो जाएगा जोगेन आई। कौन आई? जोगेन आई। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है? बोल सर जैसा हमको दिखाई दे रहा है। अति लघु उत्तरी प्रश्न। कौन प्रश्न? अति लघु उत्तरी प्रश्न। ए में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? और उसे बाओदोई कौन था? हिंदी चीन का अर्थ क्या है? जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? 5वां में है हो आंदोलन की चर्चा करें। इस सभी को हम लिखे हुए हैं कॉपी पर। इसको हम क्या करते हैं? आपको यहाँ पर रख के आप बढ़िया से एक हम पढ़ के आपको बता देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ ना हो। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं कॉपी में भी। इसलिए कहते पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। अति लघु उत्तरी प्रश्न चैप्टर 3 का है। जो कौन प्रश्न है? अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्या पहला? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? उत्तर होगा एक तरफा की बंधुरा मजदूर थी। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि
जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। इसी को हम लोग कहते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। तो ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न के पहला का आंसर हुआ। उसी प्रकार दूसरा के देखिए आंसर क्या दे रहा है, बाओदाई कौन था। जैसे आपको हम प्रश्न दिखाएं तो प्रश्न में क्या है, बाओदाई कौन था। तो बाओदाई अन्नाम का शासक था। बाओदाई कौन था, बोल सर अन्नाम का शासक था। आप यहाँ से रट भी सकते हैं, एक एक वीडियो पॉज कर करके एक एक प्रश्न का क्या कर सकते हैं, उत्तर को अपने कॉपी में सब की तरह से लिख भी सकते हैं। इसलिए तो मैं कहा, जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे आप, लीजिए आप अब सब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा हिंदी चिन्ह का अर्थ क्या है। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है, उत्तर होगा दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला क्षेत्र, जिसमें आज के वियतनाम, लाओसा और कंबोडिया का क्षेत्र आते हैं, वही क्या था, हिंद चिन्ह का अर्थ। यही हिंद चिन्ह था, इसी को तो हिंद चिन्ह कहते थे हम लोग। ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का आंसर। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 4 चलते हैं। करा जेनेवा समझौता कब और किसने के बीच हुआ। तो बोल सर 1954 में लाओसा एवं कंबोडिया के बीच हुआ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेनेवा समझौता 1954 में लाओसा और कंबोडिया के बीच हुआ। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसी प्रश्न को, उत्तर को, वो आप पर डिपेंड करता है किसी तरीके से लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इतना भी लिखिएगा तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 5, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। खरा हुआ आंदोलन की क्या करने के लिए चर्चा। उत्तर हुआ एक वैदिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फू सो था। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। यही था, क्या था, हुआ आंदोलन था। इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा, थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर दिए। आगे हम लोग चलते हैं, जैसा कि आप हमको बुक में आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके पहले हम लोग अति लघु पढ़े। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या करा, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, रासायनिक हथियारों को एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखे, हो ची मिन मार्ग क्या है बतावे, अमेरिका हिंदी चीन में कैसे घुसा चर्चा करें। ये सारी है जिसको हम लोग क्या करेंगे आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। उत्तर 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढने निकला तो धीरे धीरे स्पेन, डच, इंग्लैंड एवं फ्रांसीसियों का आगमन इस क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से होने लगा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंदी चीन पहुंच गए। 1700 कितना में 17वीं शताब्दी में बहुत सारे यहाँ पर क्या हो गए, पहुंच गए। तो करा पहुंच गए। 1747 ईस्वी के बाद ही फ्रांस अन्नाम में रुचि होने लगा। 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के शासन के साथ संधि का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरी की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम के सैन्यबल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना घुस गई। इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसी की अधीनता में आ गया। कौची में आ गया, अधीनता में आ गया। ये प्रश्न संख्या आपका 1 का था। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या करा, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। क्या है जो देखते हैं, नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया। इसका व्यापक रूप से वियतनाम में प्रयोग किया गया। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। एजेंट ऑरेंज एक जहर था
जिसमें पेड़ों की पत्तियों तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगल के साथ खेतों और आबादियों दोनों पर जमकर किया था। यही था कि आपका रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन यही था। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर, 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या करा जो देखते हैं। हो ची मिन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, हो ची मिन जिसे कहते हैं न्यूगेन आई क्वो का पूरा नाम है, एक वियतनामी छात्र था जिसने 1917 में पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करके मॉस्को गए और साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक परीक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांगा सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचार पर चलने वाली पार्टी थी। ये था क्या, हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त विवरण था। ये प्रश्न संख्या 3 का था। दोस्तों पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जल्दी हम बोल रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 4, हो ची मिन मार्ग क्या है बतावे। उत्तर, हो ची मिन 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के सरकार के प्रधान बने और बाद में फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला न कर पाने की स्थिति में गुरिल्ला युद्ध छोड़ दिया। इस युद्ध के लिए मुरिल्ला सैनिक लाओसा और कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते हुए और पुनः उन्हीं जंगलों में छिप जाते थे। इस रास्ते को ही हो ची मिन मार्ग कहा जाता था। ये प्रश्न संख्या आपका 4 का आंसर है। ये हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या कितना, 5। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। उत्तर, 1945 ईस्वी में तक वियतनाम के गुरिल्ले के हाथों में तोक्यो के प्राय सारे क्षेत्र नियंत्रित में आ गए थे। तब जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बदलने लगी, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिकी जो फ्रांस का समर्थन कर रहा था, सीधे हिंद चीन में उतरना चाह रहा था। साम्यवादियों के विरोध में उसने ऐसी घोषणा भी कर दी। हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कृत्य संकल्प हो गया और यहाँ पर आकर क्या हो गया, अमेरिका हिंद चीन में घुस गया। हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या कर रहा है। 1 में हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। 2 में माई ली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। 3 में राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ा। 4 में फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा दिए गए सकारात्मक कार्यों की सम्मिलित करें। 3-5 में करा हिंदी चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। इस तरीका से 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इस सारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे। जैसा प्रश्न दिख रहा है पहला देखिए, हिंद चीन उपनिवेशक संस्थापन का क्या उद्देश्य है, जिसके बारे में जानते हैं। क्या उद्देश्य जो देखते हैं। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेशक बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे। चीन में उसका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से इंग्लैंड था। अंतः सुरक्षात्मक
आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत, कौन रथ, दोनों तरफ वे भारत एवं चीन की परिस्थितियों में संभल सकते थे। दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशकों से होती थी। एक उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरी, पिछड़े समाजों को समय बनाने का विकसित यूरोपीय राज्यों का समघोषित दायित्व था। अमेरिका जो पूर्व में फ्रांस का समर्थन कर रहा था, किसका समर्थन कर रहा था? फ्रांस का जो समर्थन कर रहा था वह फ्रांस का समर्थन क्या कर रहा था? अमेरिका जो था फ्रांस की उसी पर समर्पण कर रहा था, संभल करता। दूसरे औद्योगिक के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशक से होती थी एवं उत्पादन वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता भी होता था। तीसरे, पिछड़े समाज को समय बनाने का विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। अमेरिकी जो पूर्व में फ्रांस का समर्थन कर रहा था वह भी हिंद चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। समाजवादी के प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकने के लिए अमेरिका कृत संकल्प था। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, यह प्रश्न संख्या चैप्टर 3 के दीर्घ उत्तरी प्रश्न का प्रश्न संख्या फर्स्ट का आपका सोल्यूशन था। आप इसलिए तो मैं यहाँ देखे थंबनेल में लिखा हुआ कि आप अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या कहाँ की ओर चलते हैं? 2 की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के प्रश्न संख्या 2 है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके या रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, दक्षिण वियतनाम एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थन मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों को संबंध बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर कहना है कि वहां पर क्या था, बहुत दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया वहां के सैनिकों ने। उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बचा गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। इस घटना के कारण अमेरिका की पूरी विश्व में किरकिरी होने लगी। अंततः राष्ट्रपति निकलसन ने शांति के लिए 5 सूत्र योजना की घोषणा की। यही थी मालेगांव की घटना। कौन कौन सी घोषणा कर दी थी, जो हम लोग भी देख लेते हैं। करा, हिंदी चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथावस्था पर रहें। दूसरा था युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा था इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी, सभी बमबारी से आतंक फैलने वाली घटनाओं तक की। और चौथा था, पांचवा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। ये सारे बात को क्या कर दिए थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे निकलसन, उनके द्वारा ही बताया गया था। देखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से हम लोग दीर्घ चैप्टर 3 का हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उसमें हम लोग दीर्घ उत्तरी के प्रश्न संख्या 3 को करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, एक एक वीडियो पॉज करके रोक के एक एक शब्द को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। राष्ट्रपति निकलसन के हिंदी चीन में शांति संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर होगा इसका, मालेगांव की घटना के बाद में किरकिरी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निकलसन ने निम्नलिखित 5 सूत्री योजना की घोषणा की। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करें। पहला क्या था, हिंद चीन की सभी सेनाएं क्या थे, युद्ध बंद करेंगे, यथा स्थान पर रहेंगे और वहीं स्थान पर रहेंगे। दूसरा था युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय करेगा। तीसरा था, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा था, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी, सभी बमबारियों में से आतंक फैलाने वाली घटनाओं तक की भी। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इस शांति प्रस्ताव लाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति निकलसन के द्वारा। ये क्या कर दिया गया? सब अस्वीकार किया गया। अमेरिकी सेना पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निकलसन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामी ने इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। वियतनामियों को चीन धोखे का अंदेशा होने लगा। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका, दक्षिण वियतनाम में समझौता तय हो गया। परंतु दक्षिण वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए कहा। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, परंतु वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौता की मुख्य बातें थी युद्ध समाप्त। समझौता की मेन बात क्या था? युद्ध का समाप्ति। युद्ध समाप्त के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाम करने एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह के से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं जनवरी 1975 में दोनों वियतनाम मिल गया। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में 9,855 करोड़ सैनिक मारे गए। सोचो तो कितने सैनिक मारे गए हैं। लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए। लगभग 3 लाख सैनिक क्या हो गए? घायल हो गए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिकों मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं जेट नष्ट हो गए। ट्रकों की गिनती नहीं किया जा सकता कि कितना नष्ट हो गया। अमेरिका के ट्रकों की गिनती नहीं हुई। इस सारे घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी साख को गहरा आघात लगा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेना हिंदी चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। ये जो प्रश्न संख्या कितना है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चैप्टर 3 दीर्घ प्रश्न संख्या 4। फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करो। उत्तर होगा, फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण तो व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया था। तो किन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, तो कंबोडिया का मेकांगा नदी का। किसका? कंबोडिया का मेकांगा नदी का। मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र, जबकि चीन से राज्यों में खनिज संसाधन काम करते थे। टीन, जिन, टंगस्टर, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाके में रबर की खेती होती थी तथा मैदानी क्षेत्र में धान की। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि के वैधता बढ़ाने के लिए नहरों का एक जल निकासी का प्रबंध किया और दलदली भूमि, धने आदि में कृषि क्षेत्र को सींचा जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चांस देश बन गया।
रबड़ बागानों, खानों, फार्मों में ले जाने से एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर काम किया जाता था। जमींदार अपनी विकृति रूप में अटकी हुई थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंदी तक, चीन तक, लिस्टिंग तक विकास जोरों पर रहा था एवं एक विशाल रेल नेटवर्क, सड़क जाल बिछ गया था। परंतु किसानों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि पूरे व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहां तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रयास के सकारात्मक प्रभावों का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा और स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कोलोन की सामाजिक स्थिरता में आसमान जमीन का अंतर था और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राओं राजनीतिक पार्टियों बनाने लगे थे। दनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषक की प्रकृष्टा थी। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5, जो इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न संख्या 5 है, जो लास्ट है इस चैप्टर का। कह रहा हिंदी चीनी के राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। उत्तर, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के हिट फुट विद्रोह का सामना हो तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। वहां राष्ट्रवाद का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार से हुआ, उसमें पहला देखिए, पहला पॉइंट 1930 ईस्वी में फान बोई चाऊ ने दूताई होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिनके नेता कुआंग थे। फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी थी। दूसरा कारण 1950 में जापान द्वारा रूसी को हटाया जाना हिंदी चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। तीसरा कारण था रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारों के विचार उन्हें उद्वेलित कर रहे थे। चौथा था राष्ट्रवाद नेता फान चू चिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। उसी प्रकार है जापान ने शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने फान चू चिन के विचार से प्रभावित होकर वियतनाम कुबान फू होई नामक संगठन की स्थापना की। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई जयादतियों के कारण 1914 ईस्वी में ही देशभक्त ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटट में हुआ। किसमें हुआ? कैंटट में। 1917 ईस्वी में हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। अगला पॉइंट में है 1925 में हो ची मिन ने साम्यवाद से प्रेरित होकर वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। अगला पॉइंट है 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों के एकजुट कर वियतनाम कांग सान इंग की स्थापना की थी। इसी में अगला पॉइंट लिखते हैं 1930 ईस्वी के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद की विकास में योगदान दिया, क्योंकि हिंदी चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन को जोर पकड़ता जा रहा था। यही कारण था कि हिंदी चीन में राष्ट्रवाद के विकास का कारण, ये सारे कारण थे हिंदी चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारण। तो चैप्टर 3 का जो हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और क्या कर चुके हैं,
समाप्त कर चुके हैं, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरी, फिल इन द ब्लैंक, अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न सारे कर दिए। अब चाहे तो इसको वीडियो पॉज कर करके आप सब भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।